राहुल गांधी मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊं। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूं। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। चौबीस लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक सशक्त विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। मैं तो बस यही चाहूँगा कि वो जो है बिना वजह के संसद में होने वाली कार्रवाइयों का बहिष्कार न करें, बल्कि जम के चर्चा करें। I'd like to congratulate you. जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊं। अब वो इसका कितना निवारण करेंगे, क्या करेंगे, उनके ऊपर है, या उनकी सरकार जब बनेगी वो तब करेंगे। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। वह एक झूठा नैरेटिव बनाना चाहते हैं। अगर चर्चा हो गई तो उनका झूठे नैरेटिव का बबल फूट जाएगा और यह भी पता चल जाएगा कि राहुल गांधी में एलओपी बनने की कितनी क्षमता है। समझता हूँ कि इस समय बहुत चुनौतीपूर्ण समय में राहुल जी ने विपक्ष संभाला है। हम सबकी कामना है, सारे देश के लोगों की कामना है कि वो सफल हों। हमें उम्मीद ये है कि राहुल गांधी जी गंभीरता के साथ विपक्ष का नेतृत्व भी करेंगे, हंगामा नहीं होने देंगे, सदन को चलने देंगे। जब आप पद से भ्रष्ट होंगे, जब आप लोगों के खिलाफ जन विरोधी काम करेंगे, तो वो चट्टान की तरह खड़े रहेंगे और आपको वापस सही रास्ते पर लाएंगे। यही उनकी राजनीति है। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करें। जय हिंद, जय संविधान। Last night, my mother came to my room and she sat with me and she cried. Why did she cry? She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष से नेता प्रतिपक्ष तक 10 साल में उनकी सियासत बहुत बदल गई है। कभी मां की बातों का जिक्र कर सत्ता में जहर देखते थे, अब पुराने राहुल को छोड़कर नए राहुल गांधी का परिचय दुनिया से करवा रहे हैं। राहुल गांधी 2004 में चुनावी राजनीति में आए और तब से वो कोई भी बड़ा पद, खासतौर पर संवैधानिक पद लेने से बचते रहे थे। यहां तक कि 2019 लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी के कई नेताओं ने उन्हें अपरिपक्व लीडर की संज्ञा तक दे डाली, लेकिन अब राहुल अपनी पुरानी छवि को तोड़ते दिख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा ने राहुल की सियासी इमेज को गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई। मैकेनिक, ट्रक ड्राइवर्स, रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मिलना और
सब्जी मंडी में काम करने वालों के बीच जाने से उनकी एक अलग छवि बनी। उन्हीं तस्वीरों के जरिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के जननायक होने का दावा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अभी तक बड़ी जिम्मेदारी लेने से इनकार करने वाले राहुल गांधी आखिर संवैधानिक दायित्व निभाने के लिए तैयार क्यों हुए? राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के पीछे कांग्रेस का प्लान क्या है? बीते 2 चुनाव में कांग्रेस के पास संसद का 10% सीट शेयर यानी 54 सीटें भी नहीं रही थी। ऐसे में कांग्रेस सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी दावेदारी पेश ही नहीं कर पाई थी। 2014 में कांग्रेस के पास 44 सीटें थी और 2019 में 52 सीटें। इस बार कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं। कांग्रेस चाहती तो अपनी पार्टी में किसी और नेता को ये पद दे सकती थी, लेकिन राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने के पीछे बड़ी प्लानिंग है। दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती कि विपक्ष का कोई और नेता मोदी के खिलाफ बड़ा चेहरा बने। केजरीवाल जेल में है, अखिलेश, ममता जैसे कांग्रेस के सहयोगी दलों के नेता अपने राज्यों में बीजेपी से लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस राहुल गांधी का कद बढ़ाने के लिए उन्हें फ्रंट फुट पर लाई है। चुनाव परिणाम आने के बाद भी कोई नहीं जानता था कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनेंगे या नहीं। हालांकि 4 जून को चुनाव के नतीजे आए तो उस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में इसे लेकर सुगबुगाहट तेज थी। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर पार्टी के समर्थक भी कहने लगे थे कि इस बार संसद में राहुल गांधी पूरे विपक्ष की आवाज बनेंगे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद राहुल गांधी की जिम्मेदारी लेने वाली छवि को उजागर करेगा, क्योंकि नेता विपक्ष शैडो प्रधानमंत्री होता है। पूरे विपक्ष का न सिर्फ वो नेतृत्व करता है बल्कि कई जरूरी नियुक्तियों में प्रधानमंत्री के साथ बैठता है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर निश्चित रूप से राहुल गांधी एक हमेशा आपकी निगाह में रहेंगे, उनकी हर गतिविधि निगाह में रहेगी। और अब तक उन्होंने जो 20 साल में 2004 से लेके अब तक काम किए वो सब लोग भूल जाएंगे। देखिए, राहुल गांधी की ये एक अच्छी शुरुआत है। अगर पिछले 10 सालों में देखा जाए, भले ही वो जीत नहीं पाए हों, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में अगर वो अपनी उपयोगिता सिद्ध कर पाते हैं तो यह उनके लिए बहुत बड़ा मौका रहेगा। जिस तरह का चुनाव कैंपेन पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच देखा गया, उसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी करते हैं। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए, हम सहन करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री के साथ बैठकर फैसले ले पाना और काम चलाऊ रिश्ते कायम कर पाना राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अगर वो खुद को एक परिपक्व नेता के तौर पर और मजबूत करना चाहते हैं तो उन्हें दमदारी से अपना काम करना होगा। लेकिन लोगों के मन में सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे? क्या वो विपक्ष के गठबंधन दलों को अपने एजेंडे के साथ जोड़ पाएंगे? और सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष और सरकार के बीच में राहुल गांधी सहयोग और तालमेल बिठा पाएंगे, या फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सिर्फ और सिर्फ संग्राम देखने को मिलेगा? ये समझने के लिए नेता प्रतिपक्ष बनने वाले दिन से राहुल गांधी को देखना और उनको समझना बहुत जरूरी है। श्री राहुल गांधी जी। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष का पद संभालते ही संसद में पहले ही दिन सत्ता पक्ष के सामने अपने इरादे साफ कर दिए। ओम बिरला के फिर से लोकसभा स्पीकर बनने पर बधाई संदेश में जो बातें कहीं, उसमें कई संदेश छिपे हैं। Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. राहुल गांधी ने बधाई देने के बहाने स्पीकर को इशारों इशारों में बता दिया कि पिछले कार्यकाल की तरह नई सरकार में विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश न की जाए। I am confident
that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker, sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. This election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the संविधान of this country. इस नई संसद में पहला भाषण उनका सचमुच बहुत अच्छा था और बहुत सलीके से था। एक संयमित आदमी दिख रहे थे और 20 साल बाद से ही हमें एक बड़ा नेता मिला है और भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत है अगर राहुल गांधी ठीक से इसी निरंतरता से 24/7 से काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से देश के लिए एक सुखद संदेश है। नए संसद भवन और नई सरकार के पहले सत्र में सरकार की घेराबंदी से पहले राहुल ने सभी विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक की और नीट के मुद्दे को बड़ा बनाने में सहमति ली। मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए। राहुल गांधी तैयारी के साथ नीट के मुद्दे पर चर्चा करने संसद पहुंचे, लेकिन माइक को लेकर विवाद हो गया। राहुल गांधी ने स्पीकर से माइक खोलने की अपील की। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। कांग्रेस ने राज्यसभा में भी इस मुद्दे को उठाया, आरोप लगाया कि ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो क्या है 7 साल में 70? I am not getting no. नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने आक्रामक शुरुआत की है। सदन में मुद्दा उठाने से पहले गठबंधन के नेताओं से बातचीत करना और उस पर सहमति लेना ये दिखाता है कि वो अपने दायित्व को लेकर कितने गंभीर हैं। तो बहुत ही धारदार प्रेजेंटेशन जो है राहुल गांधी से एक्सपेक्टेड है और इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर राहुल गांधी ने मेहनत की तो वो एक बहुत ही मैच्योर लीडर के रूप में उभर करके सामने आ सकते हैं और अगर उन्होंने अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं की, अपने आप को डेवलप या ट्रेन करके वो नहीं गए, अभी भी राहुल गांधी के अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत जनता देखती है। क्वालिटी के मामले में अगर देखा जाए, अगर अपने आप को उन्होंने अपग्रेड नहीं किया, ट्रेनिंग जो है अपने आप को ट्रेन नहीं किया, तो यह इनके लिए एक फाइनल डिजास्टर भी साबित हो सकता है। लेकिन शुरुआती तस्वीरों और मुद्दों को देखकर कोई बड़ी राय बनाना जल्दबाजी होगी। जैसे जैसे वक्त बीतेगा सरकार और विपक्ष के बीच तल्खियां बढ़ सकती हैं। इंडिया गठबंधन में भी कई मुद्दों पर आम राय बनाना मुश्किल होगा। ऐसे वक्त में राहुल गांधी की बड़ी परीक्षा होगी। सांसद के रूप में राहुल गांधी का ये 5वां टर्म है, यानी 2004 से अब तक वे लगातार सांसद हैं। राहुल गांधी ने अब तक के सियासी सफर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। जनवरी 2013 में वे कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई।
2017 से 2019 तक राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तब कांग्रेस सिर्फ 52 सीटें ही जीत पाई। यही नहीं, राहुल गांधी अमेठी सीट भी हार गए। 1980 के बाद से गांधी परिवार की पहली बार अमेठी में हार हुई थी। कई राज्यों में भी कांग्रेस की बुरी हार ने राहुल की सियासी समझ को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हट गए। साल 2023 में तो पुराने विवादित बयान के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। लेकिन संयोग देखिए, जो नेता विवादित बयान की वजह से संसद से बाहर हो गया था, आज वो नेता प्रतिपक्ष है, संवैधानिक पद पर और विपक्ष का बड़ा चेहरा बन गया है। राहुल से पहले गांधी परिवार में उनके पिता राजीव गांधी और इंदिरा गांधी भी नेता प्रतिपक्ष रह चुकी हैं। 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक राजीव गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तो सोनिया गांधी 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक लोकसभा में विपक्ष की नेता रहीं। अब कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरने पर राहुल ने जिम्मेदारी ली है, तो उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है संसद की कार्यवाही में लगातार मौजूद रहना। पिछले 3 लोकसभा की कार्यवाहियों में राहुल की मौजूदगी पर नजर डालें तो प्रेजेंस के मामले में उनका रिकॉर्ड कुछ ऐसा था। 15वीं लोकसभा में नेशनल एवरेज अटेंडेंस 76% था, जबकि राहुल गांधी की हाजिरी 43% रही। 16वीं लोकसभा में नेशनल एवरेज अटेंडेंस 80% था, जबकि राहुल गांधी की हाजिरी रही 52%। 17वीं लोकसभा में नेशनल एवरेज अटेंडेंस 79% था, जबकि राहुल गांधी का अटेंडेंस सिर्फ 51%। डिबेट्स में भी राहुल गांधी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। नेशनल एवरेज से ज्यादा उनकी मौजूदगी रही है और सरकार से उन्होंने सैकड़ों सवाल भी पूछे। राहुल गांधी ने 15वीं लोकसभा के दौरान 300 सवाल उठाए। 16वीं लोकसभा की कार्यवाही में 293 और 17वीं लोकसभा के सत्र में 210 सवाल पूछे, जो कि नेशनल एवरेज 99 से बहुत ज्यादा है। यानी ये उम्मीद की जा सकती है कि राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में पहले से ज्यादा सक्रिय और मौजूद रहेंगे। ये ठीक है कि कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीती हैं। राहुल गांधी को प्रतिपक्ष नेता का दर्जा भी मिला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केवल हंगामा करके या कुछ भ्रम फैलाकर राहुल पहले की तरह राजनीति नहीं कर सकते। अब उन्हें जवाबदेही भी तय करनी है। संसद में विपक्ष के नेता की भूमिका सिर्फ सवाल जवाब करने तक सीमित नहीं होती। वो संसद में सभी विपक्षी दलों की आवाज तो बनते ही हैं, साथ ही उनके पास अपनी शक्ति और विशेषाधिकार होते हैं। यहीं पर राहुल गांधी के सामने दूसरी बड़ी चुनौती होगी। विपक्ष का नेता कई प्रमुख समितियों जैसे पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टीमेट पर बनाई गई कमेटी का हिस्सा होता है। विपक्ष के नेता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संयुक्त संसदीय समितियों और चयन समितियों में होती है। ये चयन समितियां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, साथ ही चुनाव आयुक्तों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जैसे काफी महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां करती है। राहुल गांधी की परीक्षा इन पदों पर नियुक्तियों को लेकर भी होगी। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार सक्रियता दिखा रहे हैं और काफी नपी तुली बातें कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि अगर इन नियुक्तियों में वो ये भले नहीं तय कर पाएंगे कि कौन व्यक्ति इस पद पे आए, लेकिन जब भी ऐसी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही होगी तो वो प्रभावी तरीके से विपक्ष की बात रख सकेंगे और जो विरोध करने के मुद्दे होंगे, मुझे लगता है वो भी प्रभावी तरीके से उठा पाएंगे। राहुल गांधी के सामने तीसरी बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन को एकजुट बनाए रखना है। सरकार से दो हाथ करने के साथ ही राहुल गांधी को गठबंधन धर्म को भी निभाना पड़ेगा। बदली हुई परिस्थितियों में कौन साथ होगा और कौन दगा देगा, अभी कहना संभव नहीं है। लेकिन स्पीकर के चुनाव में इस बात का पता चल गया था कि राहुल गांधी की राह आसान नहीं होने वाली। सरकार चाहती थी कि ओम बिरला को सर्वसम्मति से स्पीकर चुन लिया जाए, लेकिन कांग्रेस डिप्टी स्पीकर की मांग पर अड़ी रही। राजनाथ सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही। इसके बाद स्पीकर का चुनाव तय हो गया। एनडीए सरकार की ओर से ओम बिरला ने पर्चा भरा, तो
तो कांग्रेस नेतृत्व ने के सुरेश को आगे किया, जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी, डीएमके, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी ने किया, लेकिन टीएमसी इससे दूर रही। टीएमसी की ओर से कहा गया कि के सुरेश के नाम पर उनसे चर्चा नहीं की गई। इस घटनाक्रम को राजनीतिक विश्लेषकों ने इंडिया गठबंधन में दरार बताया और इसीलिए स्पीकर का चुनाव ध्वनि मत से किया गया। कांग्रेस यहां गठबंधन को एकजुट रखने में फेल रही। श्री ओम बिरला इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। आपातकाल के मुद्दे पर भी विपक्ष बंटा हुआ दिखा। जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रस्ताव पढ़ रहे थे तो हंगामा करने वालों में सिर्फ कांग्रेस के सांसद दिखे, विपक्ष के बाकी सांसद अपनी कुर्सियों पर बैठे रहे। दिसंबर 2023 में 3 नए आपराधिक कानून पारित किए गए थे। नया कानून 1 जुलाई से लागू होगा। इसके खिलाफ विरोध करने वालों में सिर्फ टीएमसी है। इंडिया गठबंधन के बाकी दल बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, जबकि नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को गठबंधन में सामंजस्य और एकता बनाकर रखनी होगी। देखिए, विपक्ष को एकजुट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अलग अलग पार्टियां हैं, कई छोटी भी हैं। इन सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपने एजेंडे हैं और साथ ही उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं। ऐसे में इन सबको साथ लेके चलना आसान काम नहीं है। राहुल गांधी के सामने चौथी बड़ी चुनौती महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा विधानसभा चुनाव है। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल है। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव रहेगा। झारखंड में कांग्रेस का प्रदर्शन ऊपर नीचे होता रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 16 सीटें जीत पाई, लेकिन 2024 लोकसभा में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। यहां इंडिया गठबंधन सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई। हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थी, लेकिन सरकार बीजेपी की बनी। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन शानदार रहा और उसने 5 सीटें जीत ली। ऐसे में राहुल पर विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव रहेगा और आम आदमी पार्टी के अलग होने से ये दबाव और बढ़ जाएगा। अखिलेश यादव जो अभी तक साथ थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन जैसे ही उपचुनाव की घोषणा हुई, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटने को तैयार है। तो और भी कई राज्यों में, खास तौर पे जो नए विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, खास तौर पे महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी इस साल विधानसभा के चुनाव होंगे। तो राहुल गांधी की संगठन क्षमता का प्रदर्शन यहां होगा। सियासी पंडित राहुल की सियासत का कई नजरिए से विश्लेषण करते हैं। विश्लेषक कहते हैं कि जब कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तो इसी मुश्किल से निकालने के लिए राहुल ने 7 सितंबर 2022 से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक यात्रा की। मणिपुर हिंसा, जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बनाया और 2024 के चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत दिलाई। राहुल गांधी जब राजनीति में आए तो विरोधियों ने उनकी छवि गैर जिम्मेदार नेता के तौर पर बनाई थी, लेकिन अब वो सत्ता से सीधे टकराते दिख रहे हैं। उनके पिताजी जो है 1989 में जब लीडर अपोजिशन बने तो हमको उनके साथ काम करने का मौका मिला और उन्होंने 2 साल के अंदर ही वीपी सिंह जी की सरकार को गिरा दिया है। उसके अंतर विरोधों को इस तरीके से जाहिर किया कि वो सरकार गिर गई। मैं समझता हूँ कि इस समय बहुत चुनौतीपूर्ण समय में राहुल जी ने संभाला है। हम सबकी कामना है, सारे देश के लोगों की कामना है कि वो सफल हों। राहुल गांधी 10 साल तक अपनी सरकार में लोकसभा सांसद रहे और पिछले 10 सालों से विपक्षी सांसद हैं। उनकी मां सोनिया गांधी ने बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन अटल बिहारी वाजपेयी का सीधा सामना किया था और कांग्रेस गठबंधन को 10 साल के लिए सत्ता में लेकर आई, जबकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनकर नरेंद्र मोदी का सीधा सामना कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या राहुल अपनी मां सोनिया की तरह कांग्रेस के अच्छे दिन ला सकते हैं या सत्ता के लिए संघर्ष यात्रा अभी लंबी चलेगी।